चलिए आज बैंकिंग सेक्टर की दुनिया को जरा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे अगर समझ लिया तो समझो पूरी इकोनॉमी की नब्ज पकड़ में आ गई। ये बात सुनने में भले ही बहुत बड़ी लगे, लेकिन है बिल्कुल सच। सोचिए, पैसा ही तो इकोनॉमी का खून है और इस पैसे को मैनेज करने का सारा काम बैंकों के ही हाथ में है। तो फिर ये समझना तो बनता है कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। एक बैंक आखिर पैसा बनाता कैसे है? उसका असली बिजनेस मॉडल क्या है? बैंकिंग की दुनिया बाहर से देखने में काफी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स लगती है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, असल में एक बैंक का बिजनेस सिर्फ 2 स्टेप्स का होता है। पहला, वो लोगों से उनका पैसा डिपॉजिट के तौर पर लेते हैं, और दूसरा, उसी पैसे को वो दूसरों को लोन के तौर पर दे देते हैं। बस इतना ही है। और इसी सीधे साधे प्रोसेस में छिपा है बैंक के सारे मुनाफे का राज। उनका एक ही मंत्र है, कम ब्याज पर पैसा उठाओ और ज्यादा ब्याज पर पैसा दे दो। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बैंक ने जो लोन दिया है उस पर वो 8.5% का ब्याज कमा रहा है, और जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उन्हें वो 7% ब्याज दे रहा है। तो ये जो बीच का 1.5% का फर्क है ना, जिसे स्प्रेड भी कहते हैं, बस यही है बैंक की असली कमाई, उसका मुनाफा। अच्छा, तो बिजनेस मॉडल तो सिंपल है, लेकिन भारत में हर बैंक इस खेल को एक ही तरीके से नहीं खेलता। मोटे तौर पर देखें तो यहाँ 2 तरह के बैंक हैं। भारत में हमें मुख्य रूप से 2 तरह के बैंक देखने को मिलते हैं। एक हैं सरकारी यानी पीएसयू बैंक्स, और दूसरे हैं प्राइवेट बैंक्स। आमतौर पे ये देखा गया है कि प्राइवेट बैंक टेक्नोलॉजी अपनाने में, ग्रोथ में काफ़ी तेज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए, बैंकिंग की दुनिया को अगर ठीक से समझना है तो इसकी कुछ खास भाषा, कुछ खास शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ सबसे ज़रूरी शब्दों को डिकोड करते हैं। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, कासा, CASA। इसका मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। ये बैंक के लिए पैसा जमा करने का सबसे सस्ता तरीका होता है। क्यों? क्योंकि इन अकाउंट्स पर बैंक को या तो कोई ब्याज नहीं देना पड़ता या बहुत ही कम देना पड़ता है। तो जिस बैंक का कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। अगला बहुत ही जरूरी शब्द है एनपीए। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने लोन की ईएमआई लगातार 3 महीने यानी 90 दिनों तक नहीं चुकाती, तो 91वें दिन बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है। इसको ऐसे समझिए, एनपीए का मतलब ही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के लिए उसने जो भी लोन दिया है वो एक एसेट यानी संपत्ति है जिससे उसे कमाई होनी है। लेकिन जब उस लोन पर ब्याज आना बंद हो जाए तो वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और एक और शब्द है निम, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। याद है हमने अभी स्प्रेड की बात की थी, ये लगभग वही चीज़ है। ये दिखाता है कि बैंक अपने कोर बिजनेस यानी लोन देने से असल में कितना मुनाफा कमा रहा है। ठीक है, तो अब हम बैंकिंग की भाषा समझने लगे हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि किसी भी बैंक की सेहत कैसी है ये कैसे पता लगाया जाए, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देखिए, बैंकों को ना कई तरह के रिस्क का सामना करना पड़ता है, जैसे क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। लेकिन इन सब में से जो एक रिस्क सबसे बड़ा है वो है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है ये डर कि जिन लोगों को लोन दिया गया है वो शायद पैसा वापस ही ना करें, डिफॉल्ट कर जाएं। यही चीज एनपीए को जन्म देती है और किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे रिस्क हैं, तो हम ये कैसे पता करें कि कोई बैंक असल में कितना अच्छा काम कर रहा है? उसकी असली एफिशिएंसी को कैसे नापें? इसका जवाब एक अकेले नंबर में छिपा है, और सही मायनों में पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। और वो नंबर है ROA, यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। ये मीट्रिक ये बताता है कि बैंक अपने एसेट्स यानी अपने दिए हुए लोन्स का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा पैदा कर पा रहा है। एक तरह से ये किसी भी बैंक का फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। इसे समझना भी बहुत आसान है। एक सिंपल सा नियम है, अगर किसी बैंक का ROA 1.5% से ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा यानी एक्सीलेंट माना जाता है। अगर 1% से 1.5% के बीच है तो अच्छा है, और अगर 1% से भी कम है तो उसे कमज़ोर माना जाता है।
चलिए असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। पिछले 5 साल का औसत ROA अगर देखें तो HDFC बैंक और ICICI बैंक का 1.5% से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं SBI का 1% से भी कम है। ये एक अकेला नंबर साफ साफ बता रहा है कि कौन सा बैंक अपने हर रुपए के लोन पर ज़्यादा कमाई कर पा रहा है। तो सवाल ये है कि एक मजबूत ROA आता कहाँ से है? ये असल में उन सभी चीज़ों का नतीजा है जिनकी हमने अभी बात की। यानी बैंक का मार्जिन ज़्यादा हो, उसके NPA कम हो, उसके खर्चे कंट्रोल में हो और वो अच्छे ग्राहकों को लोन दे रहा हो। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? बस एक चीज़, अगली बार जब भी किसी बैंक के बारे में कोई खबर पढ़ें या कोई एनालिसिस देखें तो बाकी सारे शोर के बीच एक नंबर पर सबसे पहले ध्यान दें, ROA। यकीन मानिए ये एक नंबर आपको उस बैंक की कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा बता देगा।